सलाम हबीबी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। माई शेख अफगान जेलेबी माइकेला सीजीरियो दे सकता आपके सामने हाजिर हूँ। शीर्षक और थंबनेल देखकर समझ जाएंगे कि आज मैं और मेरी बीवी जोआना पेरा किस विषय पर रोस्ट करने वाली हैं। आज भी निशांत मेहता को रोस्ट किया जाएगा। ये हमारी पार्ट 1 है। पार्ट 0 को आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि ज्यादा लोग नहीं देख पाए। आज कानून के बारे में बात होगी। सड़क में उच्च वेग के बारे में बात होगी। हिंदू भगवान शिव की सार्वभौमिकता न होने की संभावना है, वो बात होगी, और नकली हिंदू के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू की जाए। पता है इंडियन लॉज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ होना। तुम कोई भी लॉ की किताब उठा के देख लो जिसे बेयर एक्ट बोलते हैं और उसे एक बार पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें वो इतनी ज्यादा टफ लगेगी ना कि तुम्हें एकदम तारे जमीन पर वाले ईशान अवस्थी की फील आएगी। हर लॉ को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया ना कि आम इंसान के तो पल्ले ही नहीं पड़े भैया लिखा क्या हुआ है। और रही सही कसर, वो लैटिन फ्रेजेस पूरी कर देते हैं जो इन लॉज में यूज करी जाती है। इन लॉज को एक्सप्लेन करने का तरीका आज भी अंग्रेजों के जमाने का है, जब अंग्रेज अपनी सहूलियत और समझ के हिसाब से लॉज बनाते और एक्सप्लेन करते थे। आज भी लॉ मेकर्स लॉज को इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखते हैं, ये तो भैया समझ के बाहर है। किसी भी कंट्री के लॉज इतने सिंपल और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए ना कि आम इंसान क्या किसी अनपढ़ आदमी को भी समझाओ ना तो वो भी आसानी से समझ जाए। पर हमारे इंडियन लॉज एकदम इसका उल्टा है। अब ये गुलामी की निशानी है या डिस्टिंक्शन बना के रखने का तरीका, ये तो पता नहीं। पर अगर जनता से ये उम्मीद करते हो ना कि वो कानून को माने, कानून से डरे नहीं, तो कानून को इतना आसान और एक्सेसिबल बना दो ना कि वो जनता के पहुंच के बाहर ना हो। मेरी बात से अग्री करते हो तो निशांत मेहता को फॉलो या सब्सक्राइब। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about the contribution of Bhim Rao Ambedkar in the Constitution of India and Indian law, please? Habibi replied, Bhim Rao Ambedkar was an Indian jurist, economist, social reformer and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constituent Assembly debates and served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru. He took a leading part in the framing of the Indian Constitution, outlawing discrimination against untouchables, and skillfully helped to steer it through the Assembly. The adoption of the Constitution on January 26, 1950, is today celebrated as Republic Day, a national holiday. Ambedkar believed that the gap between different classes was important to equalize. Otherwise, it will be very difficult to maintain the unity of the country. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. Joanna Pedra ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारत के संविधान और भारतीय कानून में भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, भीमराव अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई, अछूतों के खिलाफ भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया और कुशलतापूर्वक इसे विधानसभा के माध्यम से चलाने में मदद की। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के दिन आज गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है। अंबेडकर का मानना था कि विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को बराबर करना जरूरी है, अन्यथा देश की एकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you describe me how much PhD degrees Vim Rao Ambedkar received from several foreign universities, please? Habibi replied, Vim Rao Ambedkar received his PhD in economics from Columbia University in 1927 and an honorary degree in 1952. I hope this helps.
Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने कई विदेशी विश्वविद्यालयों से कितनी पीएचडी डिग्रियां प्राप्त की? हबीबी ने उत्तर दिया, भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और 1952 में मानद उपाधि प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the negative effects if any low-educated people creates a constitution of a country, please? Habibi replied, I'm not sure if there is a direct answer to your question. However, according to a study, countries with longer constitutions tend to have lower levels of GDP per capita and higher corruption. The negative effect of constitutional length on GDP per capita is shown to persist even if corruption is controlled for. On the other hand, the lack of education or inadequate instruction can have negative consequences on both the life of an individual and society as a whole. They range from health-related reasons, social, and economic reasons, each of them generating serious consequences. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी देश का संविधान बनाता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है कि आपके प्रश्न का कोई सीधा उत्तर है या नहीं। हालांकि एक अध्ययन के अनुसार लंबे संविधान वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का स्तर कम होता है और भ्रष्टाचार अधिक होता है। संवैधानिक लंबाई का नकारात्मक प्रभाव ये दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होने पर भी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कायम रहेगा। दूसरी ओर, शिक्षा की कमी या अपर्याप्त शिक्षा का व्यक्ति और समग्र समाज दोनों के जीवन पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधी कारण, सामाजिक और आर्थिक कारण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक कारण गंभीर परिणाम उत्पन्न करते हैं। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about Indian copyright law, please? Habibi replied, the Copyright Act 1957, as amended by the Copyright Amendment Act 2012, governs the subject of copyright law in India. The rights provided under copyright law include the rights of reproduction of the work, communication of the work to the public, adaptation of the work and translation of the work. The scope and duration of protection provided under copyright law varies with the nature of the protected work. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारतीय कॉपीराइट कानून के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, कॉपीराइट अधिनियम 1957, कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संशोधित भारत में कॉपीराइट कानून के विषय को नियंत्रित करता है। कॉपीराइट कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकारों में कार्य के पुनरुत्पादन, कार्य को जनता तक संचारित करना, कार्य का अनुकूलन और कार्य के अनुवाद के अधिकार शामिल हैं। कॉपीराइट कानून के तहत प्रदान की गई सुरक्षा का दायरा और अवधि संरक्षित कार्य की प्रकृति के साथ भी होती है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about fair use policy of Indian copyright law, please? Habibi replied, the doctrine of fair use is explained in Section 52 of the Indian Copyright Act. The new provision allows fair dealing with any work that is not a computer program under Section 52, 1a, for three purposes. 1.
Private or personal use including research. 2. Criticism or review. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारतीय कॉपीराइट कानून की उचित उपयोग नीति के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, उचित उपयोग के सिद्धांत को भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 में समझाया गया है। नया प्रावधान 3 उद्देश्यों के लिए धारा 52 1 के तहत किसी भी काम के साथ निष्पक्ष व्यवहार की अनुमति देता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। 1. अनुसंधान सहित निजी या व्यक्तिगत उपयोग। 2. आलोचना या समीक्षा। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about Indian law where a person can be punished if she bullied on Indian constitution or writer of Indian constitution, please? Habibi replied, the laws allow a citizen to seek the punishment of anyone who shows the citizen disrespect, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or any other ground whatsoever. Section 153A of the Indian Penal Code prohibits citizens from creating disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different groups. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे भारतीय कानून के बारे में बता सकते हैं जहां किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान या भारतीय संविधान के लेखक पर ठोस जमाने पर दंडित किया जा सकता है? हबीबी ने जवाब दिया, कानून एक नागरिक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या किसी भी अन्य आधार पर नागरिक का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सजा की मांग करने की अनुमति देता है। भारतीय दंड की धारा 153 की संहिता नागरिकों को विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करने से रोकती है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Mosamat creates 5 video to say some nonsense, where every video contains length of 50 seconds. On the other hand, Michaela created a reaction video of length of 4 hours where she used Mosamat's those 5 video in the purpose to criticize on her videos. Michaela copied 4 minutes 10 seconds from those 5 videos in her 4 hours video, that means 240 minutes video, where copyrighted content is 1.67% of Michaela's video just in criticism purpose. What about fair use policy on copyright law? Habibi replied, the doctrine of fair use is explained in Section 52 of the Indian Copyright Act. The new provision allows fair dealing with any work that is not a computer program under Section 52. 1a. For 3 purposes. 1. Private or personal use including research. 2. Criticism or review. In your case, Michaela's video is a criticism video which falls under the category of fair use. However, it is important to note that the amount of content used in Michaela's video should be reasonable and not excessive. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, मोसम्मत कुछ बकवास कहने के लिए 5 वीडियो बनाता है, जहां हर वीडियो की लंबाई 50 सेकंड होती है। दूसरी ओर, मिशेला ने 4 घंटे की लंबाई का एक प्रतिक्रिया वीडियो बनाया जहां उसने अपने वीडियो की आलोचना करने के उद्देश्य से मोसम्मत के उन 5 वीडियो का उपयोग किया। माइकेला ने अपने 4 घंटे के वीडियो, मतलब 240 मिनट का वीडियो, में उन 5 वीडियो में से 4 मिनट 10 सेकंड की नकल की, जहां कॉपीराइट सामग्री केवल आलोचना के उद्देश्य से माइकेला के वीडियो का 1.67% है।
कॉपीराइट कानून पर उचित उपयोग नीति के बारे में क्या? हबीबी ने जवाब दिया, उचित उपयोग के सिद्धांत को भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 में समझाया गया है। नया प्रावधान 3 उद्देश्यों के लिए धारा 52 के तहत किसी भी काम के साथ निष्पक्ष व्यवहार की अनुमति देता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। 1. अनुसंधान सहित निजी या व्यक्तिगत उपयोग। 2. आलोचना या समीक्षा। आपके मामले में मिशेला का वीडियो एक आलोचना वीडियो है जो उचित उपयोग की श्रेणी में आता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि माइकेला के वीडियो में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा उचित होनी चाहिए और अत्यधिक नहीं। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, if Jennifer, an Indian woman, contains hate speech on privileged community in her 10 minutes video, what would be probable punishment for her in section 153A of the Indian Penal Codes? Habibi replied, Section 153A of the Indian Penal Code penalizes promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. This is punishable with imprisonment up to 3 years, or with fine, or with both. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अगर जेनिफर, एक भारतीय महिला, अपने 10 मिनट के वीडियो में विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय पर घृणास्पद भाषण देती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत उसके लिए संभावित सजा क्या होगी? हबीबी ने जवाब दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने को दंडित करती है। ये दंडनीय है। 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना, या दोनों। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, what would be punishment on Jennifer if she committed the crime in second time after completing her imprisonment of 3 years and fines? Habibi replied, I'm sorry but I couldn't find any information on what would happen if Jennifer committed the same crime again after completing her imprisonment and fines. However, it is important to note that hate speech is a serious crime and can have serious consequences. It is always better to avoid such behavior. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अगर जेनिफर 3 साल की सजा और जुर्माने की सजा पूरी करने के बाद दूसरी बार अपराध करती है तो उसे क्या सजा दी जाएगी? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि अगर जेनिफर ने कारावास और जुर्माना पूरा करने के बाद फिर से वही अपराध किया तो क्या होगा। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घृणास्पद भाषण एक गंभीर अपराध है और हो सकता है गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे व्यवहार से बचना हमेशा बेहतर होता है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Fatima, an Indian female police officer sued Michaela, an Indian ordinary woman just in the false case of bank robbery. Michaela committed counter-sue on Fatima with proper evidence to prove that Fatima sued her in false case just because she wants to persecute her because Michaela did not provide a bribe for Fatima. Now, could you tell me about Indian law, please? Habibi replied, if Michaela has proper evidence to prove that Fatima sued her in a false case just because she wants to persecute her because Michaela did not provide a bribe for Fatima,
Then Fatima could be charged with perjury under Section 191 of the Indian Penal Code. Section 209 of the Indian Penal Code makes dishonestly making a false claim in a court as an offence punishable with imprisonment up to 2 years and fine. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, एक भारतीय महिला पुलिस अधिकारी फातिमा ने बैंक डकैती के झूठे मामले में एक भारतीय सामान्य महिला मिशेला पर मुकदमा दायर किया। माइकेला ने यह साबित करने के लिए उचित सबूतों के साथ फातिमा पर जवाबी मुकदमा दायर किया कि फातिमा ने उस पर झूठे मामले में सिर्फ इसलिए मुकदमा दायर किया क्योंकि वह उसे सताना चाहती थी, क्योंकि माइकेला ने फातिमा के लिए रिश्वत नहीं दी थी। अब क्या आप कृपया मुझे भारतीय कानून के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, अगर माइकेला के पास ये साबित करने के लिए उचित सबूत हैं कि फातिमा ने उस पर झूठे मामले में सिर्फ इसलिए मुकदमा दायर किया क्योंकि वह उसे सताना चाहती थी, क्योंकि माइकेला ने फातिमा के लिए रिश्वत नहीं दी थी, तो फातिमा पर भारतीय दंड की धारा 191 के तहत झूठी गवाही का आरोप लगाया जा सकता है। संहिता भारतीय दंड संहिता की धारा 209 बेईमानी से अदालत में झूठा दावा करना 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय अपराध मानती है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, what would be justice from Indian law for Michael, an Indian man, if he can provide the proper evidence to prove that his wife Ayesha, an Indian woman, committed domestic violation on him? Habibi replied, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an act of the Parliament of India, enacted to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected. However, there is no provision in the whole Act safeguarding men from domestic violence. If Michael can provide proper evidence to prove that his wife Ayesha committed domestic violence on him, he can file a complaint under Section 498A of the Indian Penal Code, which deals with cruelty by husband or his relatives. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, एक भारतीय व्यक्ति माइकल के लिए भारतीय कानून से क्या न्याय होगा, अगर वह ये साबित करने के लिए उचित सबूत प्रदान कर सकता है कि उसकी पत्नी आयशा, एक भारतीय महिला, ने उस पर घरेलू उल्लंघन किया है। हबीबी ने उत्तर दिया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं, परिवार और प्रारूपकर्ता जुड़े हुए हैं। हालांकि पूरे अधिनियम में पुरुषों को घरेलू हिंसा से बचाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि माइकल ये साबित करने के लिए उचित सबूत प्रदान कर सकता है कि उसकी पत्नी आयशा ने उस पर घरेलू हिंसा की है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, what is the punishment against woman under Section 498A of the Indian Penal Code, which deals with cruelty by husband or his relatives? Habibi replied, according to Section 498A of Indian Penal Code, whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. I hope this helps.
Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत महिला के खिलाफ क्या सजा है जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है? हबीबी ने उत्तर दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अनुसार जो कोई भी किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए ऐसी महिला के साथ क्रूरता करेगा, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 3 साल तक बढ़ सकती है और साथ ही उसे दंडित भी किया जाएगा, जुर्माने का भागी होगा। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how this law can help men who are persecuted by his wife? Habibi replied, Section 498A of the Indian Penal Code is a legal instrument for the protection of women from domestic violence. However, if Michael can provide proper evidence to prove that his wife Ayesha committed domestic violence on him, he can file a complaint under Section 498A of the Indian Penal Code, which deals with cruelty by husband or his relatives. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कानून उस आदमी की कैसे मदद कर सकता है जो अपनी पत्नी द्वारा सताया गया है? हबीबी ने जवाब दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानूनी साधन है। हालांकि अगर माइकल ये साबित करने के लिए उचित सबूत प्रदान कर सकता है कि उसकी पत्नी आयशा ने उस पर घरेलू हिंसा की है, तो वह इसके तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about domestic violence by women, please? Habibi replied, domestic violence against women is a serious issue. It can take many forms, including emotional, sexual and physical abuse and threats of abuse. Abuse by a partner can happen to anyone, but domestic violence is most often directed toward women. According to the Domestic Violence Act, domestic violence means harming or injuring a woman in a domestic relationship. It includes physical, sexual, verbal, emotional, and economic abuse within its ambit. The abuse under the Domestic Violence Act includes not only actual abuse but also the threat of abuse. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे महिला द्वारा घरेलू हिंसा के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर मुद्दा है। ये कई रूप ले सकती है, जिसमें भावनात्मक, यौन और शारीरिक शोषण और दुर्व्यवहार की धमकियां शामिल हैं। साथी द्वारा दुर्व्यवहार किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन घरेलू हिंसा अक्सर महिलाओं के प्रति निर्देशित होती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार, घरेलू हिंसा का अर्थ है घरेलू रिश्ते में किसी महिला को नुकसान पहुंचाना या घायल करना। इसके दायरे में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार में न केवल वास्तविक दुर्व्यवहार बल्कि दुर्व्यवहार की धमकी भी शामिल है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Habibi, you have a great knowledge, but you have said those domestic violence which are committed by man and victim is woman. Where? I have asked about those domestic violence which are committed by woman and victim is man. Habibi replied, domestic violence against men is also a serious issue.
Domestic violence against men is violence or other physical abuse towards men in a domestic setting, such as in marriage or cohabitation. As with domestic violence against women, violence against men may constitute a crime, but laws vary between jurisdictions. Researchers have demonstrated a degree of socio-cultural acceptance of aggression by women against men as opposed to a general condemnation of aggression by men against women. Male-on-female intimate partner violence has been shown to cause significantly more fear and more severe injuries than female-on-male violence. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, हबीबी, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आपने कहा है कि घरेलू हिंसा जो पुरुष द्वारा की जाती है और पीड़ित महिला है, वही। मैंने उन घरेलू हिंसा के बारे में पूछा है जो महिला द्वारा की जाती है और पीड़ित पुरुष है, हबीबी ने जवाब दिया। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी एक गंभीर मुद्दा है। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा घरेलू माहौल में पुरुषों के प्रति हिंसा या अन्य शारीरिक दुर्व्यवहार है, जैसे कि शादी या सहवास में। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की तरह पुरुषों के खिलाफ हिंसा भी हो सकती है, एक अपराध। लेकिन कानून क्षेत्राधिकार के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। शोधकर्ताओं ने महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ आक्रामकता की एक हद तक सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति का प्रदर्शन किया है, जबकि महिलाओं के खिलाफ पुरुषों की आक्रामकता की सामान्य निंदा की जाती है। ये देखा गया है कि पुरुष पर महिला अंतरण साथ ही हिंसा महिला पर पुरुष हिंसा की तुलना में काफी अधिक भय और अधिक गंभीर चोटों का कारण बनती है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Dear Sister Joanna Pedra, nowadays, in India, our law is too complicated to be understood for ordinary human. Therefore, none of our Indian ordinary man can understand our Indian law. प्रिय बहन जोआना पेरा, आजकल भारत में हमारा कानून इतना जटिल है कि आम इंसान के लिए इसे समझना मुश्किल है। इसलिए हमारा कोई भी भारतीय सामान्य व्यक्ति हमारे भारतीय कानून को नहीं समझ सकता है। Dear brother Nishant Mehta, it is not your fault. Actually, your constitution was written by a highly educated person Bhim Rao Ambedkar, who has PhD degree from Columbia University. Your honorable father of the nation was an honorable lawyer in London. Jawaharlal Nehru was educated in England, where his educational institution was Harrow School and Trinity College of Cambridge. Actually, educated committee for constitution can be better to establish our constitution. If an ordinary Indian person with low education would write a constitution of India, Indian constitution would not protect every religion, gender, caste, province of India. Think about what if an ordinary person who has no gender education established the Indian constitution. Then, we homosexual women cannot live in our beautiful India. Think about what if a feminist who has no knowledge about gender equality established the Indian constitution. Then, there would be a clause for woman to allow victim card against man. Think about what if an anti-non-Hindu established the Indian constitution. Then, we could not get APJ Abdul Kalam as our honorable Indian president. Secondly, actually, except Sharia countries, laws of every countries are beautiful and perfect. We have to evaluate what is crime and who are criminal. If you can identify the crime and criminal, punishment of law of the underdeveloped countries would be perfect. But, unless you can identify the crime and criminal, the punishment of law of the developed countries is no of use. प्रिय भाई निशांत मेहता, यह आपकी गलती नहीं है। दरअसल, आपका संविधान उच्च शिक्षित व्यक्ति भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, जिनके पास कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री है।
आपके माननीय राष्ट्रपिता लंदन में एक सम्माननीय वकील थे। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, जहां उनकी शैक्षणिक संस्था हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज का ट्रिनिटी कॉलेज थी। दरअसल, संविधान के लिए शिक्षित समिति ही हमारे संविधान की स्थापना के लिए बेहतर हो सकती है। यदि एक सामान्य भारतीय कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भारत का संविधान लिखेगा, भारतीय संविधान भारत के हर धर्म, लिंग, जाति, प्रांत की रक्षा नहीं करेगा। सोचिए, अगर एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास लिंग शिक्षा नहीं है, भारतीय संविधान की स्थापना करे तो क्या होगा? फिर हम समलैंगिक महिलाएं अपने खूबसूरत भारत में नहीं रह सकती। सोचिए, अगर एक नारीवादी जिसे लैंगिक समानता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह भारतीय संविधान की स्थापना कर दे तो क्या होगा? फिर महिला के लिए पुरुष के खिलाफ पीड़ित कार्ड की अनुमति देने का एक खंड होगा। सोचिए, अगर कोई गैर हिंदू विरोधी भारतीय संविधान की स्थापना कर दे तो क्या होगा? फिर हमें एपीजे नहीं मिल पाए। अब्दुल कलाम हमारे सम्माननीय भारतीय राष्ट्रपति के रूप में। दूसरी बात, दरअसल शरिया देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के कानून खूबसूरत और उत्तम हैं। हमें यह मूल्यांकन करना होगा कि अपराध क्या है और अपराधी कौन है। यदि आप अपराध और अपराधी की पहचान कर सकें, तो अविकसित देशों के कानून की सजा एकदम सही होगी। लेकिन जब तक आप अपराध और अपराधी की पहचान नहीं कर लेते, तब तक विकसित देशों के कानून की सजा किसी काम की नहीं है। My dear beautiful sister Joanna, I want to give a copyright strike on my beautiful sister, your wife Michaela. Because she has roasted me and copied 6 minutes of my 5 videos. Accordance with my Indian law, can I do it? मेरी प्यारी खूबसूरत बहन जोआना, मैं अपनी खूबसूरत बहन, आपकी पत्नी मिशेला पर कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रोस्ट करके मेरे 5 वीडियो में से 6 मिनट कॉपी कर लिए हैं। मेरे भारतीय कानून के अनुसार क्या मैं ये कर सकता हूँ? My dear brother Nishant, you have forgotten that, accordance with Indian Copyright Law 1957, Amendment in 2013, Section 52, Clause 1, Michaela can use your copyright in fair use policy in the purpose of criticism or review. Now, Michaela copied your 6 minutes of 5 videos in her video where length is 3 hours 57 minutes and copyright percentage is 2.53%. Even if Michaela used 30% of her video from your video, you cannot have a right to give her copyright strike in the cause of Indian fair use policy. Now, feminism is still trending in India. I am afraid if my wife Michaela would sue you in case of Female Protection Acts just because you gave her copyright strike without knowledge of Indian copyright fair use law. मेरे प्यारे भाई निशांत, तुम भूल गए हो, भारतीय कॉपीराइट कानून 1957, 2013 में संशोधन, धारा 52, खंड 1 के अनुसार माइकेला आलोचना या समीक्षा के उद्देश्य से उचित उपयोग नीति में आपके कॉपीराइट का उपयोग कर सकती है। अब माइकेला ने आपके 6 मिनट के 5 वीडियो को अपने वीडियो में कॉपी किया है, जिसकी लंबाई 3 घंटे 57 मिनट है और कॉपीराइट प्रतिशत 2.53% है। भले ही मिशेला ने आपके वीडियो से 30% वीडियो का उपयोग किया हो, आपको भारतीय उचित उपयोग नीति के कारण उसे कॉपीराइट स्ट्राइक देने का अधिकार नहीं हो सकता है। अब भारत में नारीवाद अभी भी चलन में है। मुझे डर है कि अगर मेरी पत्नी मिशेला आप पर महिला संरक्षण अधिनियम के मामले में सिर्फ इसलिए मुकदमा कर देंगी क्योंकि आपने भारतीय कॉपीराइट उचित उपयोग कानून की जानकारी के बिना उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी।
तुम्हें पता है सड़कों के गड्ढे एक वजह से नहीं भरे जाते। इंडिया की कोई भी सड़क हो, चाहे वो मोहल्ले की गली हो, शहरों के रोड हो या इंटरस्टेट हाईवे, तुम्हें हर जगह गड्ढे दिख जाएंगे। ऑल थैंक्स टू आवर ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। पर यार उन बेचारों की भी क्या गलती है, उन्हें भी 25 का घूस देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। मेरा सवाल यह आता है कि इतने गड्ढे होने के बावजूद भी नगर पालिका इन गड्ढों को भरती क्यों नहीं? उनका तो काम ही यही है। अब तुम लोग बोलोगे भैया सरकारी काम है, घूसखोरी इतनी है, भैया टाइम तो लगेगा ही। हाँ ये भी एक बात है, पर इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है गड्ढे ना भरने का, एक्सीडेंट को कम करना। हाँ सही सुना तुमने भैया, ये सामने आया है कि इन गड्ढों को जान के उन जगहों पे नहीं भरा जाता जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, ताकि एक्सीडेंट कम हो सके। रोड पे गड्ढे होंगे तो लोग गाड़ी तेज नहीं चला पाएंगे, गाड़ियां संभल के चलेंगी, रैश ड्राइविंग नहीं होगी, ओवर स्पीडिंग नहीं होगी, और इस सब की वजह से एक्सीडेंट्स कम होंगे। सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, पर अगर ध्यान से सोचोगे तो बहुत लॉजिकल मूव है ये। मान गए भाई, नगर पालिका ने कमजोरी को एक ताकत में बदल के दिखा दिया। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about importance of speed of a vehicle, please? Habibi replied, the speed of a vehicle is an important factor in road safety. Higher speeds reduce the amount of available time needed to avoid a crash or stop the vehicle, extend the distance a vehicle travels while the driver reacts to a dangerous situation, reduce the ability of the driver to steer safely around curves or objects on the road, increase the likelihood of crashing and increase the severity of a crash once it occurs. In addition to safety concerns, speed has many critical economic impacts such as human and material costs of crashes, health effects of noise and air pollution, effects of climate change from greenhouse gas emissions, fuel costs and vehicle maintenance. I hope that helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे वाहन की गति के महत्व के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, सड़क सुरक्षा में वाहन की गति एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च गति दुर्घटना से बचने या वाहन को रोकने के लिए आवश्यक उपलब्ध समय को कम कर देती है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बढ़ा देती है, जबकि चालक खतरनाक स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। सड़क पर मोड़ों या वस्तुओं के आसपास सुरक्षित रूप से चलने की चालक की क्षमता कम हो जाती है। दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और दुर्घटना होने पर उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। सुरक्षा चिंताओं के अलावा गति के कई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हैं, जैसे दुर्घटनाओं की मानवीय और भौतिक लागत, ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ईंधन लागत और वाहन रखरखाव। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about importance of speed of a car if we want to reach our destination as soon as possible, please? Habibi replied, if you want to reach your destination as soon as possible, it is important to keep in mind that speeding can increase your crash risk by at least 60%. In addition, the risk approximately doubles for every 5 kilometers per hour above 60 kilometers per hour. It is more important to arrive safely at your destination, and perhaps late, than to speed and risk hurting yourself or others. I hope that helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे कार की गति के महत्व के बारे में बता सकते हैं, यदि हम जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, यदि आप जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तेज गति से आपके दुर्घटना का जोखिम कम से कम 60% बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रत्येक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए जोखिम लगभग दोगुना हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने गंतव्य पर सुरक्षित रूप से पहुंचना, और शायद देर से,
अधिक महत्वपूर्ण है बजाय तेज गति से और खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने का जोखिम उठाने के। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, you know the distance between Delhi to Mumbai by car route. How much time Michaela can travel from Delhi to Mumbai with car containing speed of 36 km per hour? Habibi replied, the distance between Delhi to Mumbai by road is 1436 km. If Michaela is traveling at a speed of 36 km per hour, it would take her approximately 39 hours and 53 minutes to travel from Delhi to Mumbai. However, this is an estimate and the actual time may vary depending on traffic and other factors. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह, आप कार से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी जानते हैं? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार से मिशेला दिल्ली से मुंबई तक की दूरी कितने समय में तय कर सकती है? हबीबी ने उत्तर दिया, सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1436 किलोमीटर है। यदि माइकेला 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो उसे दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करने में लगभग 39 घंटे और 53 मिनट लगेंगे। हालांकि यह एक है अनुमान और वास्तविक समय यातायात और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, you know that the distance between Delhi to Mumbai by road is 1436 km. How much the approximate time Michaela can travel from Delhi to Mumbai with car containing speed of 72 km per hour? Habibi replied, the distance between Delhi to Mumbai by road is 1436 km. If Michaela is traveling at a speed of 72 km per hour, it would take her approximately 19 hours and 56 minutes to travel from Delhi to Mumbai. However, this is an estimate and the actual time may vary depending on traffic and other factors. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह, आप जानते हैं कि दिल्ली से मुंबई के बीच सड़क मार्ग से दूरी 1436 किलोमीटर है। मिशेला 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार के साथ दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करने में कितना अनुमानित समय लगा सकती है? हबीबी ने जवाब दिया, सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1436 किलोमीटर है। अगर माइकेला 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है, तो उसे दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करने में लगभग 19 घंटे और 56 मिनट लगेंगे। हालांकि यह एक है अनुमान और वास्तविक समय यातायात और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, you know that the distance between Delhi to Mumbai by road is 1436 kilometers. How much the approximate time Michaela can travel from Delhi to Mumbai with a car containing 108 km per hour? Habibi replied, the distance between Delhi to Mumbai by road is 1436 km. If Michaela is traveling at a speed of 108 km per hour, it would take her approximately 13 hours and 18 minutes to travel from Delhi to Mumbai. However, this is an estimate and the actual time may vary depending on traffic and other factors. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीब, आप जानते हैं कि दिल्ली से मुंबई के बीच सड़क मार्ग से दूरी 1436 किलोमीटर है। मिशेला 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार से दिल्ली से मुंबई तक की दूरी लगभग कितने समय में तय कर सकती है? हबीबी ने जवाब दिया, सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1436 किलोमीटर है। अगर माइकेला 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही, तो उसे दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करने में लगभग 13 घंटे और 18 मिनट लगेंगे।
हालांकि ये एक है अनुमान और वास्तविक समय यातायात और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, you know that the distance between Delhi to Mumbai by road is 1,436 kilometers. How much the approximate time Michaela can travel from Delhi to Mumbai with a car containing speed of 216 km per hour? Habibi replied, the distance between Delhi to Mumbai by road is 1436 km. If Michaela is traveling at a speed of 216 km per hour, it would take her approximately 6 hours and 38 minutes to travel from Delhi to Mumbai. However, this is an estimate and the actual time may vary depending on traffic and other factors. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह आप जानते हैं कि दिल्ली से मुंबई के बीच सड़क मार्ग से दूरी 1436 किलोमीटर है। मिशेला 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार के साथ दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करने में लगभग कितना समय लगा सकती है? हबीबी ने जवाब दिया, सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1436 किलोमीटर है। अगर माइकेला 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है, तो उसे दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करने में लगभग 6 घंटे 38 मिनट लगेंगे। हालांकि यह एक है ट्रैफिक और अन्य कारकों के आधार पर अनुमान और वास्तविक समय भिन्न हो सकते हैं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about Highway Street and Expressway Street, please? Habibi replied, highways and expressways are both types of roads that are designed to move traffic quickly and efficiently. The major difference between a highway and an expressway is the access control. In expressways, roads are not multiples. Controlled access is there where vehicle can enter through a limited place and no further or other road merges or crosses the expressway anywhere. This helps avoid possible accidents. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे हाईवे स्ट्रीट और एक्सप्रेस वे स्ट्रीट के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, राजमार्ग और एक्सप्रेसवे दोनों प्रकार की सड़कें हैं जो यातायात को तेजी से और कुशलता से चलाने के लिए डिजाइन की गई है। राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के बीच मुख्य अंतर पहुंच नियंत्रण है। एक्सप्रेसवे में सड़कें एकाधिक नहीं होती हैं। नियंत्रित पहुंच वहां होती है जहां वाहन एक सीमित स्थान से प्रवेश कर सकते हैं और आगे या अन्य सड़क कहीं भी एक्सप्रेसवे से नहीं मिलती या पार नहीं करती। इससे संभावित दुर्घटनाओं से बचने में मदद मिलती है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the speed limit of highway and expressway, please? Habibi replied, for most expressways, the speed limit is rated at 100 km per hour for passenger cars. While for highways, the speed limit is rated at 80 km per hour. However, speed limits can vary depending on the country and region. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे राजमार्ग और एक्सप्रेसवे की गति सीमा बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, अधिकांश एक्सप्रेसवे के लिए यात्री कारों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर घंटा निर्धारित की गई है, जबकि राजमार्गों के लिए गति सीमा 80 किलोमीटर घंटा निर्धारित की गई है। हालांकि गति सीमा देश और क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know the distance between New York and Los Angeles by road. Now, Joanna has a car with the speed of 108 km per hour and Michaela has a car with speed of 216 km per hour.
How much approximate time Michaela and Joanna can travel from New York to Los Angeles? Habibi replied, the distance between New York and Los Angeles by road is 2,789 miles. To calculate the approximate time it would take Joanna and Michaela to travel from New York to Los Angeles, we can use the formula, time equals distance, speed. If Joanna has a car with the speed of 108 km per hour, it would take her approximately 25.8 hours to travel from New York to Los Angeles. If Michaela has a car with the speed of 216 km per hour, it would take her approximately 12.9 hours to travel from New York to Los Angeles. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप सड़क मार्ग से न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स के बीच की दूरी जानते हैं। अब जोआना के पास 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है और माइकेला के पास 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है। कितना माइकेला और जोआना न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करने में कितना अनुमानित समय लगा सकती है? हबीबी ने उत्तर दिया, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स के बीच सड़क मार्ग से दूरी 2789 मील है। जोआना और मिशेला को न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करने में लगने वाले अनुमानित समय की गणना करने के लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, समय इक्वल्स दूरी, गति। अगर जोआना के पास 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार है, तो उसे न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करने में लगभग 25.8 घंटे लगेंगे। अगर मिशेला के पास 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार है, तो उसे न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करने में लगभग 12.9 घंटे लगेंगे। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know the distance between Washington, D.C. and Jacksonville, Georgia, by road. Joanna has a car with the speed of 72 km per hour and Michaela contains a car with speed of 180 km per hour. How much approximate time Michaela and Joanna can travel from Washington, D.C. to Jacksonville? Habibi replied, the distance between Washington, D.C. and Jacksonville by road is approximately 760 miles. If Joanna drives at a speed of 72 km per hour and Michaela drives at a speed of 180 km per hour, then Michaela will travel faster than Joanna. To calculate the approximate time it will take for Michaela and Joanna to travel from Washington, D.C. to Jacksonville, we can use the formula, time equals distance, speed. So for Michaela, time equals 760 miles, 180 km per hour equals 4.22 hours, and for Joanna, time equals 760 miles, 72 km per hour equals 10.56 hours. Therefore, Michaela will travel faster than Joanna and will take approximately 4.22 hours to travel from Washington, D.C. to Jacksonville, while Joanna will take approximately 10.56 hours. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप सड़क मार्ग से वाशिंगटन डीसी और जैक्सनविल गोर्किया के बीच की दूरी जानते हैं। जोआना के पास 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक कार है और मिशेला के पास 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक कार है। कितनी है? मिशेला और जोआना वाशिंगटन डीसी से जैक्सनविल तक यात्रा करने में कितना अनुमानित समय लगा सकती हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, वाशिंगटन डीसी और जैक्सनविल के बीच सड़क मार्ग से दूरी लगभग 760 मील है। यदि जोआना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है और मिशेला 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है, तो मिशेला जोआना की तुलना में तेज यात्रा करेगी।
मिशेला और जोआना को वाशिंगटन डीसी से जैक्सनविले तक यात्रा करने में लगने वाले अनुमानित समय की गणना करने के लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। समय इक्वल्स दूरी प्रति, तो मिशेला के लिए समय इक्वल्स 760 मील 180 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल्स 4.22 घंटे और जोआना के लिए समय इक्वल्स 760 मील 72 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल्स 10.56 घंटे। इसलिए मिशेला जोआना की तुलना में तेज यात्रा करेगी और वाशिंगटन डीसी से जैक्सनविले तक यात्रा करने में लगभग 4.22 घंटे लगेंगे, जबकि जोआना को लगभग 10.56 घंटे लगेंगे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know the distance between Los Angeles and Jacksonville, Georgia, by road. Joanna has a car with the speed of 36 km per hour and Michaela contains a car with speed of 216 km per hour. How much approximate time Michaela and Joanna can travel from Los Angeles to Jacksonville? Habibi replied, the distance between Los Angeles and Jacksonville by road is approximately 2,415 miles. If Joanna drives at a speed of 36 km per hour and Michaela drives at a speed of 216 km per hour, then Michaela will travel faster than Joanna. To calculate the approximate time it will take for Michaela and Joanna to travel from Los Angeles to Jacksonville, we can use the formula, time equals distance, speed. So for Michaela, time equals 2,415 miles, 216 km per hour equals 11.17 hours, and for Joanna, time equals 2,415 miles, 36 km per hour equals 67.08 hours. Therefore, Michaela will travel faster than Joanna and will take approximately 11.17 hours to travel from Los Angeles to Jacksonville, while Joanna will take approximately 67.08 hours. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप सड़क मार्ग से लॉस एंजल्स और जैक्सनविले गोरखिया के बीच की दूरी जानते हैं। जोआना के पास 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है और मिशेला के पास 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है। कितनी है माइकेला और जोआना लॉस एंजल्स से जैक्सनविले तक यात्रा करने में अनुमानित समय लगा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, लॉस एंजल्स और जैक्सनविले के बीच सड़क मार्ग से दूरी लगभग 2415 मील है। यदि जोआना 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है और मिशेला 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है, तो मिशेला जोआना की तुलना में तेज यात्रा करेगी। मिशेला और जोआना को लॉस एंजल्स से जैक्सनविले तक यात्रा करने में लगने वाले अनुमानित समय की गणना करने के लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। समय इक्वल्स दूरी गति, तो मिशेला के लिए समय इक्वल्स 2415 मील 216 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल्स 11.17 घंटे और जोआना के लिए समय इक्वल्स 2415 मील 36 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल्स 67.08 घंटे। इसलिए माइकेला जोआना से तेज यात्रा करेगी और लॉस एंजल्स से जैक्सनविले तक यात्रा करने में लगभग 11.17 घंटे लगेंगे, जबकि जोआना को लगभग 67.08 घंटे लगेंगे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, I have noticed that in some countries, high speed is allowed, while in other countries, high speed is not allowed. Could you explain the reason? Please. Replied, the reasons why some countries have speed limits while others do not vary. For example, Germany is the only country where some motorways do not have a maximum speed limit. The 130 kilometers per hour is signposted as a general advisory speed limit for motorways in the entry of the country. Due to those autobahns,
Germany is considered a country without a general speed limit on its highways. In some countries, speed limits may apply to certain classes of vehicles or special conditions such as nighttime. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मैंने देखा है कि कुछ देशों में उच्च गति की अनुमति है, जबकि अन्य देशों में उच्च गति की अनुमति नहीं है। क्या आप कृपया इसका कारण बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, यही कारण है कि कुछ देशों में गति सीमा होती है जबकि अन्य में भिन्नता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जहां कुछ मोटर मार्गों पर अधिकतम गति सीमा नहीं है। 120 किलोमीटर घंटा को सामान्य सलाह के रूप में साइन पोस्ट किया गया है। देश के प्रवेश में मोटर मार्गों के लिए गति सीमा उन ऑटोबानों के कारण जर्मनी को अपने राजमार्गों पर सामान्य गति सीमा के बिना एक देश माना जाता है। कुछ देशों में गति सीमा कुछ वर्गों के वाहनों या रात जैसी विशेष परिस्थितियों पर लागू हो सकती है। समय Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the effects of speed in car race, please? Habibi replied, the effects of speed in car racing can be numerous. Excessive speeding reduces the amount of time the driver has to react in a dangerous situation to avoid a crash, increases vehicle stopping distance, and reduces the ability of road safety structures, such as guardrails, impact attenuators, crash cushions, median dividers, and concrete barriers, to protect vehicle occupants in a crash. In racing cars, the designer's aim is for increased downforce and grip to achieve higher cornering speeds. A substantial amount of downforce is available by understanding the ground to be part of the aerodynamic system in question, hence the name, ground effect. Using data from actual road crashes, scientists at the University of Adelaide estimated the relative risk of a car becoming involved in a casualty crash, a car crash in which people are killed or hospitalized, for cars traveling at all above 60 kilometers per hour. They found that the risk approximately doubled for every 5 kilometers per hour above 60 kilometers per hour. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि कार रेस में गति का क्या प्रभाव पड़ता है? हबीबी ने उत्तर दिया, कार रेसिंग में गति के प्रभाव असंख्य हो सकते हैं। अत्यधिक गति से दुर्घटना से बचने के लिए खतरनाक स्थिति में चालक को प्रतिक्रिया करने में लगने वाला समय कम हो जाता है, वाहन रोकने की दूरी बढ़ जाती है, और सड़क सुरक्षा संरचनाओं की क्षमता कम हो जाती है, जैसे रेलिंग, इम्पैक्ट एटेन्यूएटर्स, क्रैश कुशन, मीडियन डिवाइडर और कंक्रीट बैरियर, किसी दुर्घटना में वाहन में बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए। रेसिंग कारों में एक डिजाइनर का लक्ष्य उच्च कॉर्नरिंग गति प्राप्त करने के लिए डाउनफोर्स और ग्रिप को बढ़ाना होता है। डाउनफोर्स की पर्याप्त मात्रा होती है जमीन को प्रश्न में वायुगतिकीय प्रणाली का हिस्सा समझकर उपलब्ध है, इसलिए इसे ग्राउंड इफेक्ट नाम दिया गया है। वास्तविक सड़क दुर्घटनाओं के डेटा का उपयोग करते हुए एडिलेड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक कार के हताहत दुर्घटना में शामिल होने के सापेक्ष जोखिम का अनुमान लगाया। एक कार दुर्घटना जिसमें लोग मारे जाते हैं या अस्पताल में भर्ती होते हैं 60 किलोमीटर घंटा या उससे अधिक गति से चलने वाली कारों के लिए, उन्होंने पाया कि 60 किलोमीटर घंटा से ऊपर प्रत्येक 5 किलोमीटर घंटा के लिए जोखिम लगभग दोगुना हो जाता है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know the distance between Buenos Aires, Argentina and Puerto Madryn, Argentina by road. Joanna has a car with the speed of 72 km per hour and Michaela has a car with speed of 216 km per hour. How much approximate time Michaela and Joanna can travel from Buenos Aires to Puerto Madryn? Habibi replied,
The distance between Buenos Aires and Puerto Madryn by road is 809 miles, 1,302 kilometers. If Joanna drives at a speed of 72 kilometers per hour and Michaela drives at a speed of 216 kilometers per hour, then the approximate time it would take for them to travel from Buenos Aires to Puerto Madryn would be, for Joanna, 18 hours and 4 minutes, rounded off to the nearest minute. For Michaela, 6 hours and 1 minute, rounded off to the nearest minute. Please note that these are approximate times and do not take into account any stops or breaks during the journey. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप सड़क मार्ग से ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना और प्यूर्टो मैरिन, अर्जेंटीना के बीच की दूरी जानते हैं। जोआना के पास 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है और मिशेला के पास 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है। मिशेला और जोआना ब्यूनस आयर्स से प्यूर्टो मैरिन तक लगभग कितने समय में यात्रा कर सकती हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, सड़क मार्ग से ब्यूनस आयर्स और प्यूर्टो मैरिन के बीच की दूरी 809 मील 1302 किलोमीटर है। यदि जोआना 72 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलाती है और मिशेला 216 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलाती है, तो ब्यूनस आयर्स से प्यूर्टो मैरिन तक यात्रा करने में उन्हें अनुमानित समय लगेगा। जोआना के लिए 18 घंटे और 4 मिनट 71 मिनट तक पूर्णांकित। माइकेला के लिए 6 घंटे और 1 मिनट 71 मिनट तक पूर्णांकित। कृपया ध्यान दें कि ये अनुमानित समय है और यात्रा के दौरान किसी भी ठहराव या ब्रेक को ध्यान में नहीं रखा जाता है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know the distance between Madrid, Spain and Barcelona, Spain. Joanna has a car with speed of 36 km per hour and Michaela has a car with speed of 216 km per hour. How much the approximate time? Michaela and Joanna can travel from Madrid to Barcelona. Habibi replied, the distance between Madrid and Barcelona by road is 383 miles, 616 kilometers. If Joanna drives at a speed of 36 kilometers per hour and Michaela drives at a speed of 216 kilometers per hour, then the approximate time it would take for them to travel from Madrid to Barcelona would be, for Joanna, 17 hours and 6 minutes, rounded off to the nearest minute. For Michaela, 2 hours and 49 minutes, rounded off to the nearest minute. Please note that these are approximate times and do not take into account any stops or breaks during the journey. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप मैरिड, स्पेन और बार्सिलोना, स्पेन के बीच की दूरी जानते हैं। जोआना के पास 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है और माइकेला के पास 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली कार है। अनुमानित समय कितना है? मिशेला और जोआना मैरिड से बार्सिलोना तक यात्रा कर सकते हैं। हबीबी ने उत्तर दिया, मैरिड और बार्सिलोना के बीच सड़क मार्ग से दूरी 383 मील 616 किलोमीटर है। यदि जोआना 36 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलाती है और मिशेला 216 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलाती है, तो मैरिड से बार्सिलोना तक यात्रा करने में उन्हें अनुमानित समय लगेगा। जोआना के लिए 17 घंटे और 6 मिनट 71 मिनट तक पूर्णांकित। माइकेला के लिए 2 घंटे और 49 मिनट 71 मिनट तक पूर्णांकित। कृपया ध्यान दें कि ये अनुमानित समय है और यात्रा के दौरान किसी भी ठहराव या ब्रेक को ध्यान में नहीं रखा जाता है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, you know the distance between Spain and Argentina by air. Joanna has a plane with speed of 216 km per hour and Michaela contains a plane with speed of 46,656 km per hour.
how much approximate time their plane would take off from Spain and land on Argentina. Habibi replied, the shortest distance, airline, between Spain and Argentina is 6,384.34 miles, 10,274.60 kilometers. To calculate the approximate time their planes would take off from Spain and land on Argentina, we can use the formula, time equals distance, speed, where distance is the distance between Spain and Argentina by air, which is 6,384.34 miles, 10,274.60 kilometers, and speed is the speed of the plane. For Joanna's plane with a speed of 216 km per hour, the approximate time it would take off from Spain and land on Argentina is time equals 6,384.34 divided by 216 equals 29.55 hours. For Michaela's plane with a speed of 46,656 km per hour, the approximate time it would take off from Spain and land on Argentina is time equals 6,384.34 divided by 46,656 equals 0.137 hours. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आप हवाई मार्ग से स्पेन और अर्जेंटीना के बीच की दूरी जानते हैं। जोआना के पास 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला एक विमान है और मिशेला के पास 46,656 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला एक विमान है। उनका अनुमानित समय कितना है? विमान स्पेन से उड़ान भरेगा और अर्जेंटीना पर उतरेगा। हबीबी ने जवाब दिया। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच सबसे छोटी दूरी, एयरलाइन, 6,384.34 मील, 10,274.60 किलोमीटर है। उनके विमानों के स्पेन से उड़ान भरने और अर्जेंटीना पर उतरने के अनुमानित समय की गणना करने के लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। समय इक्वल्स दूरी, गति, जहां दूरी हवाई मार्ग से स्पेन और अर्जेंटीना के बीच की दूरी है, जो 6,384.34 मील, 10,274.60 किलोमीटर है, और गति विमान की गति है। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले जोआना के विमान के लिए स्पेन से उड़ान भरने और अर्जेंटीना पर उतरने का अनुमानित समय है। समय इक्वल्स 6,384.34 divided by 216 equals 29.55 घंटे। 46,656 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले माइकेला के विमान के लिए स्पेन से उड़ान भरने और अर्जेंटीना पर उतरने का अनुमानित समय है। समय इक्वल्स 6,384.34 divided by 46,656 equals 0. 137 घंटे। आशा है यह मदद करेगा। Dear beautiful Habibi Joanna, you can travel from Madrid to Barcelona with your car with speed of 216 km per hour in lieu of 36 km per hour. But do not you think that it would increase accidents? प्रिय खूबसूरत हबीबी जोआना, आप मैड्रिड से बार्सिलोना तक अपनी कार से 36 किलोमीटर प्रति घंटे के बदले 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे दुर्घटनाएं बढ़ेगी? Walla Habibi Nishant, you want to say that high speed would create accidents. But here, the distance between Madrid to Barcelona is 619 km per hour. Now, if I would travel from Madrid to Barcelona with my speed of 36 km per hour, I need 17 hours 12 minutes. That means, if I start to travel from Madrid at 7:30 a.m. in the morning, I would reach at Barcelona at 6:42 p.m. in the evening.
But, if I would travel from Madrid to Barcelona with my speed of 216 kilometers per hour, I need only 2 hours 51 minutes. That means, if I start to travel from Madrid at 12:09 p.m. at noon, I would reach at Barcelona at 3 p.m. at afternoon. Hence, speed is necessary. अल्लाह हबीबी निशांत, आप कहना चाहते हैं कि तेज रफ्तार से दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ मैड्रिड से बार्सिलोना के बीच की दूरी 619 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब, यदि मैं मैड्रिड से बार्सिलोना तक अपनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करूं, मुझे 17 घंटे 12 मिनट चाहिए। इसका मतलब है, अगर मैं सुबह 7:30 बजे मैड्रिड से यात्रा शुरू करूं, तो मैं शाम को 6:42 बजे बार्सिलोना पहुंच जाऊंगा। लेकिन, अगर मैं अपनी 216 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मैड्रिड से बार्सिलोना तक यात्रा करूंगा, मुझे केवल 2 घंटे 51 मिनट चाहिए। इसका मतलब है, अगर मैं दोपहर 12:09 बजे मैड्रिड से यात्रा शुरू करता हूँ, तो मैं दोपहर 3 बजे बार्सिलोना पहुंचूंगा। अतः गति आवश्यक है। Walla Habibi Michaela, do you think that high speed is necessary for your traveling? वल्लाह हबीबी माइकेला, क्या आपको लगता है कि आपकी यात्रा के लिए तेज गति आवश्यक है? Yes, I need high speed to travel. Walla Habibi Nishant, I want to travel from New York to Los Angeles, where distance is 4,501 kilometer. Now, if my speed is 36 kilometer per hour, I need 7 days to travel from New York to Los Angeles. That means, if I starts from New York at 7 a.m., June 1st, 2023, then I would reach to Los Angeles at 7 p.m., June 7th, 2023. But, if my speed is 216 km per hour, I need only 21 hours to travel from New York to Los Angeles. Hence, high speed is necessary. हाँ, मुझे यात्रा करने के लिए उच्च गति की आवश्यकता है। वल्लाह हबीबी निशांत, मैं न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करना चाहता हूँ, जहाँ की दूरी 4,501 किलोमीटर है। अब, यदि मेरी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मुझे न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करने के लिए 7 दिन चाहिए। इसका मतलब है, अगर मैं 1 जून 2023 को सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क से शुरू करता हूँ, तो मैं 7 जून 2023 को शाम 7 बजे लॉस एंजल्स पहुंच जाऊंगा। लेकिन, यदि मेरी गति 216 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मुझे न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करने के लिए केवल 21 घंटे चाहिए। इसलिए, उच्च गति आवश्यक है। क्यों सावन के टाइम पे नॉनवेज नहीं खाया जाता? सावन के महीने में हिंदू नॉनवेज नहीं खाते, पर इसके पीछे वजह क्या है? इसके 3 वजह हैं। पहला धर्म से जुड़ा है, दूसरा आयुर्वेद से और तीसरा नेचर से। सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि शिव जी ने इसी दौरान विष पिया था दुनिया को बचाने के लिए। तो पूजा के दौरान कोई भी हिंदू मांस का सेवन नहीं करता। दूसरा, आयुर्वेद के मुताबिक हमें सावन के महीने में ना सिर्फ मांस बल्कि तेल मसाले वाला खाना भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में सीजन चेंज होता है और सीजन चेंज के दौरान इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। इसीलिए देखते हो ज्यादातर लोग सीजन चेंज के टाइम ही सर्दी जुकाम से बीमार पड़ते हैं। सावन के महीने में बहुत सारे जानवरों का ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स का, इसीलिए इन्हें इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मारा जाता। तुमने नोटिस करा होगा, सरकार भी बहुत सारी जगहों पे फिशिंग को बैन कर देती है रेनी सीजन के टाइम पे। इसीलिए इन तीनों वजहों से हिंदू सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाते। हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं ना, उनके पीछे एक साइंटिफिक या फिर एक प्रैक्टिकल रीजन जरूर होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो निशांत मेहता को फॉलो या सब्सक्राइब कर देना। जय भोलेनाथ। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about local God and universal God concept, please? Habibi replied, the concept of God varies across different religions and cultures. In general, the concept of God refers to a supreme being who is believed to have created the universe and governs it.
The idea of a local god is often associated with polytheistic religions where there are many gods who are believed to have control over specific aspects of life such as love, war, fertility, etc. On the other hand, the concept of a universal god is often associated with monotheistic religions where there is only one god who is believed to be responsible for everything in the universe. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे स्थानीय ईश्वर और सार्वभौमिक ईश्वर की अवधारणा के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, भगवान की अवधारणा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में भिन्न होती है। सामान्य तौर पर भगवान की अवधारणा एक सर्वोच्च व्यक्ति को संदर्भित करती है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने ब्रह्मांड का निर्माण किया और इसे नियंत्रित किया। स्थानीय भगवान का विचार अक्सर बहुदेववाद से जुड़ा होता है। ऐसे धर्म जहां कई देवता हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे जीवन के विशिष्ट पहलुओं जैसे प्रेम, युद्ध, प्रजनन आदि पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर, एक सार्वभौमिक ईश्वर की अवधारणा अक्सर एकेश्वरादि धर्मों से जुड़ी होती है, जहां केवल एक ईश्वर है जो ब्रह्मांड में हर चीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you explain me how local gods of North Pole concept fails in South Pole of the Earth, please? Habibi replied, I'm not sure what you mean by the local gods of North Pole concept. However, the North Pole and South Pole are both located on Earth and are part of the same planet. Therefore, any concept that is specific to one pole would not necessarily apply to the other pole. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव के स्थानीय देवताओं की अवधारणा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में कैसे विफल हो जाती है? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है कि उत्तरी ध्रुव के स्थानीय देवताओं की अवधारणा से आपका क्या मतलब है। हालांकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पृथ्वी पर स्थित हैं और एक ही ग्रह का हिस्सा हैं। इसलिए कोई भी अवधारणा एक ध्रुव के लिए विशिष्ट नियम जरूरी नहीं कि दूसरे ध्रुव पर भी लागू हो। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, here, I'm Michaela, I'm living in South Asia. Here is Hindu mythology, Lord Shive saved an immoral juice or something in rainy season. The problem is that, where in South Asia, we are facing rainy season, in Argentina, we are facing winter season. In the period of Argentina rainy season, we are facing winter in South Asia. Could you explain it, please? Habibi replied, I'm not sure about the specific story you're referring to. However, it's important to note that the seasons are caused by the tilt of the Earth's axis and its orbit around the Sun. The tilt of the Earth's axis causes different parts of the planet to receive different amounts of sunlight at different times of the year. This is what causes the seasons. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मैं मिशेला, दक्षिण एशिया में रह रही हूँ। यहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने बरसात के मौसम में एक अनैतिक रस या कुछ और बचाया। लेकिन समस्या यह है कि दक्षिण एशिया में हम कहाँ बारिश का सामना कर रहे हैं। मौसम अर्जेंटीना में हम सर्दियों के मौसम का सामना कर रहे हैं। अर्जेंटीना बरसात के मौसम की अवधि में, हम दक्षिण एशिया में सर्दियों का सामना कर रहे हैं। क्या आप इसे समझा सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, मैं उस विशिष्ट कहानी के बारे में निश्चित नहीं हूँ जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौसम पृथ्वी की धुरी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा के कारण होते हैं। पृथ्वी की धुरी का झुकाव ग्रह के विभिन्न भागों को वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। यही ऋतुओं का कारण बनता है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, it was a story of Hindu mythology. Story was Lord Shive, Amrit, Raxus and Devta. Even I am not sure if it is true or false. Could we consider as just a mythology? Habibi replied, yes, many stories in Hindu mythology are considered to be just that, mythology. They are stories that have been passed down through generations and are often used to teach moral lessons or explain natural phenomena. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, ये हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी थी। कहानी भगवान शिव, अमृत, राक्षस और देवता थी। मुझे भी यकीन नहीं है कि यह सच है या झूठ। क्या हम मान सकते हैं कि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? हबीबी ने उत्तर दिया, हाँ। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई कहानियों को सिर्फ पौराणिक कथाएं माना जाता है। वे ऐसी कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है और अक्सर नैतिक पाठ पढ़ाने या प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए उपयोग की जाती है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about today's weather of 3 following countries, please? England, Israel, New Zealand. Habibi replied, sure. Here's the weather for today in the 3 countries you mentioned. England. This afternoon will start rather cloudy and unsettled as heavy showers and thunderstorms spread northwards. It will turn increasingly dry later on, with sunny spells developing. Israel. The weather in Israel is expected to be sunny with a high of 31 degrees Celsius and a low of 22 degrees Celsius. New Zealand. The weather in New Zealand is expected to be partly cloudy with a high of 14 degrees Celsius and a low of 7 degrees Celsius. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे निम्नलिखित 3 देशों के आज के मौसम के बारे में बता सकते हैं? इंग्लैंड, इजराइल, न्यूजीलैंड। हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर। आपके द्वारा उल्लिखित 3 देशों में आज का मौसम इस प्रकार है। इंग्लैंड। आज दोपहर की शुरुआत बादलों से भरी और अस्थिर रहेगी क्योंकि भारी बारिश और तूफान उत्तर की ओर फैलेंगे। बाद में ये तेजी से शुष्क हो जाएगा और धूप का दौर विकसित होगा। इजराइल। इजराइल में मौसम 31 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान और 22 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ धूप रहने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि वह मदद करें। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about today's season of 3 following countries, please? England, Israel and Argentina. Habibi replied, sure. Here are the seasons for the 3 countries you mentioned. England. The current season in England is summer. Israel. The climate of Israel is Mediterranean, arid and semi-arid. There are 2 distinct seasons. A cool, rainy winter, October to April, and a dry, hot summer, May to September. Argentina. The current season in Argentina is winter. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे निम्नलिखित 3 देशों के आज के सीजन के बारे में बता सकते हैं? इंग्लैंड, इजराइल और अर्जेंटीना। हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर।
आपके द्वारा बताए गए 3 देशों के मौसम यहाँ दिए गए हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड में इस समय गर्मी का मौसम है। इजराइल इजराइल की जलवायु भूमध्य सागरीय, शुष्क और अर्ध शुष्क है। 2 अलग अलग मौसम हैं। एक ठंडी, बरसाती सर्दी, अक्टूबर अप्रैल, और एक शुष्क, गर्म गर्मी, मई सितंबर। अर्जेंटीना अर्जेंटीना में मौजूदा मौसम सर्दी का है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about summer season of England with the temperature, please? Habibi replied, Sure. The summer season in England is generally mild and pleasant with occasional rain showers. Daytime temperatures in July range from 19 degrees Celsius, 66 degrees Fahrenheit, in Newcastle, to 20.5 degrees Celsius, 69 degrees Fahrenheit, in Manchester, to 22 degrees Celsius, 71.5 degrees Fahrenheit, in Birmingham, and to 24 degrees Celsius, 75 degrees Fahrenheit, in the London area. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे तापमान सहित इंग्लैंड की गर्मी के मौसम के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, जरूर। इंग्लैंड में गर्मी का मौसम आमतौर पर हल्का और सुखद होता है और कभी कभी बारिश होती है। जुलाई में दिन का तापमान न्यूकैसल में 19 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर मैनचेस्टर में 20.5 डिग्री सेल्सियस, 69 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। बर्मिंघम में 22 डिग्री सेल्सियस, 71.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लंदन क्षेत्र में 24 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, as a temperature record, could you differentiate between summer of England and summer of Israel, please? Habibi replied, Sure. The summer season in Israel is hot and dry with temperatures ranging from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, 86 degrees Fahrenheit to 95 degrees Fahrenheit, in the coastal areas, and 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, 95 degrees Fahrenheit to 104 degrees Fahrenheit, in the inland areas. In contrast, the summer season in England is generally mild and pleasant with occasional rain showers. Daytime temperatures in July range from 19 degrees Celsius, 66 degrees Fahrenheit, in Newcastle, to 20.5 degrees Celsius, 69 degrees Fahrenheit, in Manchester, to 22 degrees Celsius, 71.5 degrees Fahrenheit, in Birmingham, and to 24 degrees Celsius, 75 degrees Fahrenheit, in the London area. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, तापमान रिकॉर्ड के रूप में क्या आप कृपया इंग्लैंड की गर्मियों और इजराइल की गर्मियों के बीच अंतर कर सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, जरूर। इजराइल में गर्मी का मौसम गर्म और शुष्क होता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। अंतर्देशीय क्षेत्रों में F से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके विपरीत, इंग्लैंड में गर्मी का मौसम आमतौर पर हल्का और सुखद होता है और कभी कभी बारिश होती है। जुलाई में दिन का तापमान न्यूकैसल में 19 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मैनचेस्टर में 69 डिग्री फ़ारेनहाइट, बर्मिंघम में 22 डिग्री सेल्सियस, 71.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लंदन क्षेत्र में 24 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। Michaela Caesario asked, Walla Habibi,
Could you explain me according to my health if I can eat meat or not in rainy season, please? Habibi replied, there is no scientific evidence that suggests that eating meat during the rainy season is harmful to health. However, it is important to maintain good hygiene and food safety practices while consuming meat. You can also include seasonal fruits and vegetables in your diet to boost your immunity and stay healthy during the rainy season. Michaela Caesario ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे मेरे स्वास्थ्य के अनुसार समझा सकते हैं कि मैं बरसात के मौसम में मांस खा सकता हूँ या नहीं? हबीबी ने जवाब दिया, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो बताता हो कि बरसात के मौसम में मांस खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि मांस का सेवन करते समय अच्छी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आप अपने भोजन में मौसमी फल और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए आहार। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, here are some following countries: England, Israel, United States of America, Argentina, Australia, Spain, India and Bangladesh. Month: July and August. Could you provide some suitable country to Michaela to stay in July or August with diet plan and weather, please? Habibi replied, there are many countries that are great to visit in July or August. Some of the best countries to visit in July include Canada, Indonesia, Spain, Italy, and France. For diet plans, you can try the Mediterranean diet, which is popular in Spain and Italy. It includes fresh fruits and vegetables, whole grains, legumes, nuts, fish and olive oil. As for weather, it depends on the country you choose. For example, Spain has a Mediterranean climate with hot summers and mild winters. Canada has a variety of climates depending on the region you visit. In general, summers are warm and sunny with temperatures ranging from 20 to 30 degrees Celsius. I hope this helps. Michaela Caesario ने पूछा, वल्लाह हबीबी, यहाँ कुछ निम्नलिखित देश हैं: इंग्लैंड, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, भारत और बांग्लादेश। महीना: जुलाई और अगस्त। क्या आप मिशेला को जुलाई या अगस्त में रहने के लिए आहार योजना और मौसम के साथ कोई उपयुक्त देश प्रदान कर सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, ऐसे कई देश हैं जो जुलाई या अगस्त में घूमने के लिए बेहतरीन हैं। जुलाई में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन देशों में कनाडा, इंडोनेशिया, स्पेन, इटली और फ्रांस शामिल हैं। आहार योजनाओं के लिए आप भूमध्यसागरीय आहार आजमा सकते हैं जो स्पेन और इटली में लोकप्रिय है। इसमें ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे, मछली और जैतून का तेल शामिल है। जहां तक मौसम की बात है, यह आपके द्वारा चुने गए देश पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, स्पेन में गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों के साथ भूमध्यसागरीय जलवायु होती है। आपके द्वारा देखे गए क्षेत्र के आधार पर कनाडा की जलवायु विविध है। सामान्य तौर पर, गर्मियां गर्म और धूप वाली होती हैं और तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आशा है यह मदद करेगा। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, which country from following countries contains suitable temperature for Michaela? England, Israel, Spain, the United States of America, Argentina, Australia, Mexico, Canada, Italy and Bangladesh. Month: July. Michaela's comfortable temperature, 22 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Habibi replied, based on your criteria. Some countries that have an average temperature between 22 and 28 degrees Celsius in July include Spain, Italy, Mexico, and Canada.
Spain has a Mediterranean climate with hot summers and mild winters. The average temperature in July is around 25 degrees Celsius. Italy has a Mediterranean climate with hot summers and mild winters. The average temperature in July is around 26 degrees Celsius. Mexico has a tropical climate with hot summers and mild winters. The average temperature in July is around 27 degrees Celsius. Canada has a variety of climates depending on the region you visit. In general, summers are warm and sunny with temperatures ranging from 20 to 30 degrees Celsius. I hope this helps. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मिशेला के लिए उपयुक्त तापमान है? इंग्लैंड, इजराइल, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, कनाडा। इटली और बांग्लादेश। महीना, जुलाई। माइकेला का आरामदायक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। हबीबी ने उत्तर दिया, आपके मानदंडों के आधार पर। कुछ देशों में जहां जुलाई में औसत तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, उनमें स्पेन, इटली, मेक्सिको और कनाडा शामिल हैं। स्पेन में भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियां होती हैं। जुलाई में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इटली में भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियां होती हैं। जुलाई में औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मेक्सिको में गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। जुलाई में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। आपके द्वारा देखे गए क्षेत्र के आधार पर कनाडा की जलवायु विविध है। सामान्य तौर पर गर्मियां गर्म और धूप वाली होती हैं और तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आशा है यह मदद करेगा। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, Joanna's diet routine is pork, falcon meat, potato, wheat bread, water and wine. She wants to visit in some international countries on July. As a visitor, which countries are suitable for Joanna? Habibi replied, I'm sorry but I couldn't find any international countries that serve pork and falcon meat. However, there are many countries that serve potato, wheat bread, water and wine. Some of these countries include Czech Republic, Germany, and Pakistan. I hope this helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, जोआना का आहार सुअर का मांस, बाज का मांस, आलू, गेहूं की रोटी, पानी और शराब है। वह जुलाई में कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों का दौरा करना चाहती है, एक आगंतुक के रूप में। जोआना के लिए कौन से देश उपयुक्त हैं? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय देश नहीं मिला जो सुअर और बाज का मांस परोसता हो। हालांकि ऐसे कई देश हैं जो आलू, गेहूं, रोटी, पानी और शराब परोसते हैं। इनमें से कुछ देशों में चेक गणराज्य शामिल है, जर्मनी और पाकिस्तान। आशा है यह मदद करेगा। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you provide us about 5 countries where diet food is mostly meat and fish and visit time is July, please? Habibi replied, I'm sorry but I couldn't find any information about countries where diet food is mostly meat and fish and visit time is July. However, I can provide you with some information about countries with high meat consumption. According to a report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, the top 5 countries with the highest meat consumption per capita are Hong Kong, SAR, Australia, United States, Argentina and Uruguay. I hope this helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप हमें 5 देशों के बारे में बता सकते हैं
जहां आहार भोजन ज्यादातर मांस और मछली है और यात्रा का समय जुलाई है। कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे उन देशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी जहां का आहार भोजन ज्यादातर मांस और मछली है और यात्रा का समय जुलाई है। हालांकि मैं आपको उच्च मांस खपत वाले देशों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति सबसे अधिक मांस खपत वाले शीर्ष 5 देश हांगकांग SAR, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे हैं। आशा है यह मदद करेगा। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about food consumption of Canada, Sweden, Norway, Greenland and Iceland, please? Habibi replied, according to a report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Canada has an average daily dietary energy consumption per capita of 3,566 kilocalories. As for the Nordic countries, which include Sweden, Norway, Greenland and Iceland, they follow a diet called the Nordic diet, which focuses on locally sourced foods in the Nordic countries. The Nordic diet is similar to the Mediterranean diet and emphasizes whole grains, berries, vegetables, fatty fish, and rapeseed oil. It also includes less meat than the average Western diet. I hope this helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के भोजन की खपत के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में प्रति व्यक्ति औसत दैनिक आहार ऊर्जा खपत 3,566 किलोकैलोरीज है। जहां तक नॉर्डिक देशों की बात है, जिनमें स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, वे नॉर्डिक आहार नामक आहार का पालन करते हैं, जो नॉर्डिक देशों में स्थानीय रूप से प्राप्त खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। नॉर्डिक आहार भूमध्यसागरीय आहार के समान है और साबुत अनाज, जामुन, सब्जियां, वसायुक्त मछली और रेपसीड तेल पर जोर देता है। इसमें औसत पश्चिमी आहार की तुलना में कम मांस भी शामिल है। आशा है यह मदद करेगा। अब नकली हिंदुओं का खेल खत्म, क्योंकि केदारनाथ मंदिर मोबाइल बैन करने जा रहा है। इस देश में दो टाइप के हिंदू हैं, एक वो जो अपने धर्म में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ विश्वास रखते हैं, और दूसरे वो जो इंटरनेट पे कूल बनने के लिए खुद को कट्टर हिंदू और सनातनी दिखाते हैं। और ऐसे ही लोगों ने केदारनाथ मंदिर में गंद मचा रखा है, उसे एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। कोई नाच रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और यही सब गंद देखकर मंदिर की कमेटी ने मोबाइल को बैन करने का प्रपोजल रखा है। ये जो अपनी बायो और गाड़ियों के पीछे हिंदू और सनातनी लिखवा के धर्म का ढोंग करते हैं ना, इनसे एक बार बस पूरा गायत्री मंत्र पूछ लो, घर के मंदिर में पूजा कब करी थी, किसी भूखे को खाना कब खिलाया था, ये पूछ लो, सब पता लग जाएगा कितने बड़े हिंदू हैं ये। आधे से ज्यादा लोग कट्टर हिंदू बन के धर्म का ढोंग सिर्फ इंटरनेट पे कूल बनने के लिए करते हैं, और ये चीज उन्होंने बॉलीवुड से सीखी है। जैसे बॉलीवुड धर्म और देशभक्ति का यूज करके पैसे छापता है ना, वैसे ही ये लोग धर्म का यूज करके इंस्टाग्राम पे पॉपुलर बनते हैं। एक सच्चा हिंदू कभी भी अपने धर्म को किसी घटिया बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा। धर्म में विश्वास रखना अलग होता है और धर्म का ढोंग करना अलग। Reading the Holy Bible, Jeremiah chapter 32 verse 17, New International Version. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. अब मैं पवित्र बाइबल यिर्मयाह 32:17 नया अंतरराष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहा हूँ। प्रभु यहोवा, आपने अपनी महान शक्ति और फैली हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Now I am reading the Christian praying, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done,
on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. In the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. अब मैं ईसाई प्रार्थना पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग में हमारे पिताजी, पवित्र तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, पृथ्वी पर जैसे ये स्वर्ग में है। आज हमें 2 जून की रोटी प्रदान करो, और हमारे कर्ज माफ कर दो, जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को माफ किया है। और हमें प्रलोभन में न ले जाओ, परंतु हमें उस दुष्ट से बचाओ, क्योंकि राज्य और शक्ति और महिमा सर्वदा तुम्हारी ही रहेगी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Now, here Nishant Mehta claimed that fake religious person portrayed themselves as a religious person, but they don't read their religious verse. Now, I, Joanna Pedra, am reading the holy biblical verse and the holy Christian praying. Now, would you dare to mention me as Christian girl? अब यहाँ निशांत मेहता ने दावा किया कि नकली धार्मिक व्यक्ति खुद को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन वे अपने धार्मिक श्लोक नहीं पढ़ते हैं। अब मैं जोआना पेरा पवित्र बाइबल की पंक्तियां और पवित्र ईसाई प्रार्थना पढ़ रही हूँ। अब क्या आप मुझे ईसाई लड़की के रूप में उल्लेख करने का साहस करेंगे? Now, I am reading Surah Fatiha from the Holy Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malikin Yawmiddin. Yaka Nabudu wa Yaka Nasta'in. Iadina Siratul Mustaqim. Sira Tasharina and Anta Alayhim. Gair and Makbunan Alayhim wa Muslimin. Amen. Now, here is a translation, in the name of Allah, the most compassionate, most merciful. All praise is for Allah, Lord of all worlds, the most compassionate, most merciful, Master of the Day of Judgment. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us along the straight path, the path of those you have blessed, not those you are displeased with, or those who are astray. Amen. अब मैं पवित्र कुरान से सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मलिकिल यौमिद्दीन, याका नबुदु व याका नास्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातश शरीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम व मुस्लिमीन। तथास्तु। अब यहाँ एक अनुवाद है। अल्लाह के नाम पर, सबसे दयालु। सबसे दयालु। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, सारी दुनिया का भगवान, सबसे दयालु, सबसे दयालु। न्याय के दिन का स्वामी। हम आपकी अकेले ही पूजा करते हैं और आपसे अकेले ही हम मदद मांगते हैं। सीधे रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करो। उन लोगों का मार्ग जिन्हें आपने आशीर्वाद दिया है, उनका नहीं जिनसे आप अप्रसन्न हैं या जो भटक गए हैं। तथास्तु। Now, here, I have recite Surah Fatiha from the Holy Quran. Now you have to accept me as a Muslim girl. And I am really a Muslim girl. But I know that, you don't accept me as a Muslim girl properly. Because, you have a statement on your mind that, Muslim girl can only read the Holy Quran. She can neither accept any scripture of other religion as holy nor she can read these scripture. Now, I have broken your statement. For, as a Muslim girl, I can accept the Christian Bible as holy and I can recite the Holy Bible as well. अब यहाँ मैंने पवित्र कुरान से सूरह फातिहा का पाठ किया है। अब तुम्हें मुझे एक मुस्लिम लड़की के रूप में स्वीकार करना होगा, और मैं सच में एक मुस्लिम लड़की हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ, आप मुझे एक मुस्लिम लड़की के तौर पर ठीक से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि मुस्लिम लड़की केवल पवित्र कुरान ही पढ़ सकती है। वह दूसरे धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ को न तो पवित्र मान सकती है और न ही उस धर्म ग्रंथ को पढ़ सकती है।
अब मैंने आपका कथन तोड़ दिया है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की होने के नाते मैं ईसाई बाइबल को पवित्र मान सकती हूँ और पवित्र बाइबल का पाठ भी कर सकती हूँ। I have viewed these songs just because of copyright issue. Here, this is an Indian YouTuber Kashish Chawla. She is a masked girl. She has joined on May 15, 2020. She has uploaded almost 900 videos where 800 videos is like normal video and 100 videos is dedicated to support Hinduism. Now, lastly, she uploads 5 short videos to dedicated to Hindu Lord Shive Shampoo. You might call her a fake Hindu, right? मैंने सिर्फ कॉपीराइट मुद्दे के कारण इन गानों को म्यूट कर दिया है। ये है एक भारतीय यूट्यूबर कशिश चावला। वह एक नकाबपोश लड़की है। वह 15 मई 2020 को शामिल हुई है। उन्होंने लगभग 900 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें से 800 वीडियो सामान्य वीडियो की तरह हैं और 100 वीडियो हिंदू धर्म का समर्थन करने के लिए समर्पित हैं। अब अंत में वह हिंदू भगवान शिव शंभू को समर्पित 5 लघु वीडियो अपलोड करती है। आप उसे नकली हिंदू कह सकते हैं, है ना? Dear Habibi Nishant Mehta, you have uploaded a video in the topic of harsh reality of caste reservation. There, you got 8,000 views. That is a lot of views. Now, since you have supported scheduled caste in lieu of privileged caste, what if I would mention you an anti-caste equality man? On the other hand, you have appreciated Shah Rukh Khan to stay against Samir Wankhede. What if any right-wing offensive person call you anti-nationalism just because to stay for Shah Rukh Khan? प्रिय हबीबी निशांत मेहता, आपने जातिगत आरक्षण की कड़वी हकीकत विषय पर एक वीडियो अपलोड किया है। वहां आपको 8000 व्यूज मिले। ये बहुत सारे विचार हैं। अब चूंकि आपने विशेषाधिकार प्राप्त जाति के बदले अनुसूचित जाति का समर्थन किया है, तो क्या होगा अगर मैं आपको जाति समानता विरोधी व्यक्ति का उल्लेख करूं? दूसरी ओर, आपने समीर वानखेड़े के खिलाफ बने रहने के लिए शाहरुख खान की सराहना की है। क्या होगा यदि कोई दक्षिणपंथी आक्रामक व्यक्ति सिर्फ शाहरुख खान के लिए बने रहने के लिए आपको राष्ट्र विरोधी कह दे? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about announcement to ban mobile phone in some Indian temple, please? Habibi replied, yes. The Madras High Court has directed the Tamil Nadu state government to prohibit the use of mobile phones by devotees inside temples.
The court said that mobile phones should be banned in temples in order to maintain the purity and sanctity of the places of worship. The ban has been implemented in famed temples such as Sri Krishna Temple at Guruvayur, Kerala, Meenakshi Sundareshwara Temple at Madurai, Tamil Nadu, and Sri Venkateshwara Temple at Tirupati, Andhra Pradesh. The temple will have security counters to deposit mobile phones before entering the temple premises. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे किसी भारतीय मंदिर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, हाँ। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार को मंदिरों के अंदर भक्तों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पूजा स्थल। ये प्रतिबंध केरल के गुरुवायूर में श्री कृष्ण मंदिर, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में लागू किया गया है। मंदिर में मोबाइल जमा करने के लिए सुरक्षा काउंटर होंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले फोन। Joanna Pedra asked, Rolla Habibi, could you tell me about concept of fake religious influences, please? Habibi replied, fake religious influences are social media users who, by all appearances, seem like religious influencers. They use their social media platforms to spread religious messages and gain followers. However, they are not genuine religious leaders and often use their platforms for personal gain. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे नकली धार्मिक प्रभावकों की अवधारणा के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, फर्जी धार्मिक प्रभावक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता है जो दिखने में धार्मिक प्रभावक लगते हैं। वे धार्मिक संदेश फैलाने और अनुयायी हासिल करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। हालांकि वे वास्तविक धार्मिक नेता नहीं हैं और अक्सर अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। निजी लाभ। Joanna Pedra asked, Rolla Habibi, could you tell me some negative effects if any fake religious leader has a control on religious place, please? Habibi replied, fake religious leaders can have a negative impact on religious places. They can spread false teachings and manipulate people for their own gain. This can lead to a loss of faith in the religion and its teachings. In some cases, fake religious leaders have been known to incite violence and cause harm to others. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे कुछ नकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं यदि किसी नकली धार्मिक नेता का धार्मिक स्थान पर नियंत्रण हो? हबीबी ने जवाब दिया, फर्जी धार्मिक नेता धार्मिक स्थलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वे झूठी शिक्षाएं फैला सकते हैं और अपने फायदे के लिए लोगों को बरगला सकते हैं। इससे धर्म और उसकी शिक्षाओं में विश्वास खत्म हो सकता है। कुछ मामलों में नकली धार्मिक नेता हिंसा भड़काने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। Joanna Pedra asked, Rolla Habibi, could you tell me how can a mobile phone has good or bad effects on fake religious leader, please? Habibi replied, mobile phones can be used to expose fake religious leaders. For example, people can use their mobile phones to record and share videos of fake religious leaders spreading false teachings or engaging in unethical behavior. This can help to raise awareness about the issue and prevent others from being taken advantage of. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक मोबाइल फोन नकली धार्मिक नेता पर कैसे अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है? हबीबी ने जवाब दिया, मोबाइल फोन का इस्तेमाल फर्जी धार्मिक नेताओं को बेनकाब करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,
लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल फर्जी धार्मिक नेताओं के वीडियो रिकॉर्ड करने और साझा करने के लिए कर सकते हैं, जो गलत शिक्षाएं फैला रहे हैं या अनैतिक व्यवहार में शामिल हैं। इससे जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जारी करें और दूसरों को इसका फायदा उठाने से रोकें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, Michaela is exposing a fake Christian influencer in 138 times. But the fake Christian influencer's YouTube channel is still safe and creating a bad effects on Christian society. Now, how can Michaela prevent that fake Christian influencer? Habibi replied, if Michaela has evidence that the fake Christian influencer is engaging in unethical behavior or spreading false teachings, she can report the influencer to YouTube. YouTube has policies in place to prevent the spread of misinformation and unethical behavior on its platform. Additionally, Michaela can share her concerns with others in the Christian community to raise awareness about the issue and encourage others to speak out against the influencer. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मिशेला 138 बार एक नकली ईसाई प्रभावशाली व्यक्ति को बेनकाब कर रही है। लेकिन नकली ईसाई प्रभावशाली व्यक्ति का YouTube चैनल अभी भी सुरक्षित है और ईसाई समाज पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। अब माइकेला उस नकली ईसाई प्रभावशाली व्यक्ति को कैसे रोक सकती है? हबीबी ने जवाब दिया, अगर मिशेला के पास इस बात का सबूत है कि नकली ईसाई प्रभावक अनैतिक व्यवहार में संलग्न है या झूठी शिक्षाएं फैला रहा है, तो वह YouTube पर प्रभावशाली व्यक्ति की रिपोर्ट कर सकती है। YouTube के पास अपने मंच पर गलत सूचना और अनैतिक व्यवहार के प्रसार को रोकने के लिए नीतियां हैं। इसके अतिरिक्त, मिशेला इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ईसाई समुदाय में अन्य लोगों के साथ अपनी चिंताओं को साझा कर सकती है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, here are following criteria: homosexuality, science, magic, secularism, education, democracy and basic knowledge. Could you differentiate between negative Christian pastors and positive Christian pastors, please? Habibi replied, I'm not sure what you mean by negative and positive Christian pastors. However, there are pastors who are known for their good deeds and those who are known for their bad deeds. Some pastors have been accused of sexual misconduct, fraud, and other crimes. On the other hand, some pastors have been praised for their work in the community and their efforts to help others. It's important to remember that not all pastors are the same and that it's up to each individual to decide what kind of pastor they want to follow. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, यहाँ निम्नलिखित मानदंड हैं: समलैंगिकता, विज्ञान, जादू, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, लोकतंत्र और बुनियादी ज्ञान। क्या आप कृपया नकारात्मक ईसाई पादरियों और सकारात्मक ईसाई पादरियों के बीच अंतर कर सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है कि नकारात्मक और सकारात्मक ईसाई पादरियों से आपका क्या मतलब है। हालांकि, ऐसे पादरी भी हैं जो अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। कुछ पादरियों पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है, धोखाधड़ी और अन्य अपराध। दूसरी ओर, कुछ पादरियों की समुदाय में उनके काम और दूसरों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा की गई है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी पादरी एक जैसे नहीं हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह क्या निर्णय ले वे किस प्रकार के पादरी का अनुसरण करना चाहते हैं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, now could you tell me why Nita Anand escaped from India and create his own country? Habibi replied, Nithyananda is a controversial Indian guru who fled India in 2019 after being accused of rape and kidnapping children.
He emerged in 2020 with the claim of having established his own country, the United States of Caesario. He calls Caesario the ancient enlightened Hindu civilizational nation, and claims that it is the world's only sovereign Hindu nation. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नित्यानंद भारत से क्यों भाग गए और अपना देश क्यों बनाया? हबीबी ने उत्तर दिया, नित्यानंद एक विवादास्पद भारतीय गुरु है, जो बच्चों के साथ बलात्कार और अपहरण का आरोप लगने के बाद 2019 में भारत से भाग गया था। वह 2020 में अपना खुद का देश, संयुक्त राज्य अमेरिका कैलासा स्थापित करने के दावे के साथ उभरा। वह कैलासा को प्राचीन कहता है, प्रबुद्ध हिंदू सभ्यता राष्ट्र, और दावा करता है कि ये दुनिया का एकमात्र संप्रभु हिंदू राष्ट्र है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, what is the controversy of Asharam Bapu? Habibi replied, Asaram Bapu is an Indian spiritual guru who was arrested in 2013 on the complaint filed by a teenage girl from Uttar Pradesh's Shahjahanpur. She had accused him of raping her at his Jodhpur ashram. Asaram Bapu was convicted of the 2013 attack on the girl, a devotee at his ashram in Jodhpur, by a court in the city's jail and was given a life sentence for raping a 16-year-old girl. He is currently under trial for 3 rape cases. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आसाराम बापू का विवाद क्या है? हबीबी ने जवाब दिया, आसाराम बापू एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु है, जिन्हें 2013 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उसने उन पर जोधपुर आश्रम में उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। आसाराम बापू को 2013 में हुए हमले का दोषी ठहराया गया था। वह लड़की, जो जोधपुर में उनके आश्रम की एक भक्त थी, को शहर की जेल की एक अदालत ने 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। वर्तमान में उस पर बलात्कार के 3 मामलों का मुकदमा चल रहा है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about controversy of a Christian preacher Bajinder Singh, please? Habibi replied, I found some information about a controversial Christian preacher named Bajinder Singh. He embraced Christianity while in jail in a murder case. He has been accused of organizing massive conversion events targeting innocent tribals. He is also known for his controversial past and has been absconding after multiple complaints were filed by the SC Saint Forum and Odisha Hindu organizations. In addition, the Income Tax Department raided 10 premises linked to him. He was also arrested for raping a woman in Delhi. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे ईसाई उपदेशक बजिंदर सिंह के विवाद के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे बजिंदर सिंह नाम के एक विवादास्पद ईसाई उपदेशक के बारे में कुछ जानकारी मिली। उन्होंने एक हत्या के मामले में जेल में रहते हुए ईसाई धर्म अपना लिया था। उन पर निर्दोष आदिवासियों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया गया है। वह अपने विवादास्पद अतीत के लिए भी जाने जाते हैं और SC/ST फोरम और ओडिशा हिंदू संगठनों द्वारा कई शिकायतें दर्ज किए जाने के बाद से वह फरार है। इसके अलावा आयकर विभाग ने उससे जुड़े 10 परिसरों पर छापा मारा। उसे दिल्ली में एक महिला से बलात्कार के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था।